नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज मैं अपने मुद्दे में चर्चा करूंगा ठाणे जिले के दिवंगत नेता आनंद दिघे साहब के बारे में। जी हाँ, दिघे साहब का आज पुण्यतिथि है। 26 अगस्त 2001 के दिन जो है उनका निधन हो गया था। एक दुर्घटना के तहत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में ही उनकी आज के दिन निधन हुई। उनकी पुण्यतिथि का आज 22वां वर्षगांठ है। तो सबसे पहले हम अपनी चैनल की तरफ से दिघे साहब को हमारी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। दिघे साहब के बारे में अगर हम कुछ कहें, कितनी भी तारीफ कर लो, कितनी भी उनके बारे में कह लो, कम है। वो एक नेता नहीं थे, एक गरीबों के भगवान थे। जी हाँ, दिघे साहब का नाम जैसे ही आता है वैसे ही ठाणे जिले की याद आती है, ठाणे शहर की याद आती है। मैं भी जो है पत्रकारिता में 1999 से ठाणे शहर की पत्रकारिता में आया। हालांकि मीडिया में मैं 1990 से हूँ, लेकिन पत्रकारिता की बात करें तो मैं 1999 में ठाणे शहर से जो है पत्रकारिता शुरू किया। और सबसे पहले मैंने जब मुलाकात ली थी तो दिघे साहब की मुलाकात ली थी। हालांकि उनके बारे में ऐसी चर्चा थी कि दिघे साहब किसी को इंटरव्यू नहीं देते, किसी से मुलाकात नहीं देते हैं। उनकी तस्वीर जितना चाहो उतना ले सकते हो, उनके साथ में तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन वो मुलाकात नहीं देते। लेकिन फिलहाल जब मैंने उनसे आग्रह किया तो बोले इंटरव्यू तुमको ज़रूर दूंगा समय आने पर। मुझे अच्छी तरह याद है मलंगगढ़ का जब वहाँ यात्रा शुरू होती थी, मलंगगढ़ का आंदोलन होता था, तब दिघे साहब जो है एक दिन पहले मैं उनसे कांटेक्ट करता था तो वो बुलाते थे और एक दिन पहले वो हमें मुलाकात देते थे, इंटरव्यू देते थे मलंगगढ़ के बारे में कि किस तरह से हाजी मलंग को जो है हम मलंगगढ़ कैसे मानते हैं। वो हिंदुओं का वहाँ पर मंदिर है और कुछ दूसरे कम्युनल के लोग जो है उस पर कब्जा किए हुए हैं। तो हमारा ये आंदोलन जो है जब तक वहाँ पर मलंगगढ़ नाम नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो दिघे साहब का मैंने कम से कम 3-4 बार इंटरव्यू लिया, लेकिन वही मलंगगढ़ के बारे में ही उनका मुलाकात लिया मैंने। और दिघे साहब की खासियत रहती थी, वो दिन रात काम करते थे, यानी कब सोते थे किसी को पता नहीं, कभी थकते नहीं थे। गाड़ी में, हाँ, नींद की बात करें तो गाड़ी में भी झपकी मार लेते थे। कहीं जाते थे, कुछ कार्यक्रम होता था तो स्टेज के पीछे जाके जो है मैं कई बार देखा कि दिघे साहब स्टेज के पीछे बैठे हुए हैं और बैठे बैठे सो रहे हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। जब उठते थे तो उनसे कुछ बातें करते थे और फिर हम चले जाते थे। दिघे साहब की खासियत थी कि वहाँ पर गरीब से गरीब लोग जो है उनसे सीधा मिलते थे, सीधा अपनी परेशानी बताते थे और उनकी परेशानी वो खुद जो है संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करके या खुद जाकर वहाँ पर जो है उनको न्याय देते थे। जिसे पुलिस स्टेशन में न्याय नहीं मिलता था, जिसे न्यायालय में न्याय नहीं मिलता था, वो दिघे साहब के पास पहुँचते थे और उनका पूरा जो है उनके साथ दिघे साहब अच्छे से पेश आते थे और उनकी परेशानी समझते हुए उनको उस हिसाब से उनको न्याय देते थे और पूरी कोशिश करते थे कि जो भी ये परेशानी में आए उनकी परेशानी वहाँ पर जाने के बाद दूर हो। मुझे अच्छी तरह याद है दिघे साहब का जन्मदिन आता था, जनवरी महीने में होता था उनका जन्मदिन। 2-2 दिन लंबी लंबी लाइन दिघे साहब के मिलने वालों की जो है, दिघे साहब को जानने वाले जो है अर्ली मॉर्निंग से लाइन लगाते थे सुबह सुबह और घंटों घंटों लोग लाइन में खड़ा होकर दिघे साहब के उनका चरण छूने का इंतजार करते थे और उन्हें शुभेच्छा दे के जो है आगे जाते थे। ये सिलसिला 2-2, 3-3 दिन जो है चलता था और दिघे साहब अपनी मेहनत से जो है ठाणे में शिवसेना का भगवा फड़काए। शिवसेना को पहली सत्ता अगर कहीं मिली है नगर पालिका में तो ठाणे शहर की जो ठाणे महानगर पालिका में पहली सत्ता मिली, उसमें दिघे साहब का बड़ा योगदान था। संसद 1987 की बात कर रहा हूँ मैं। कम समय में दिघे साहब ने वो कम मुकाम हासिल किया जो आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाज सेवक जो है सोच भी नहीं सकते थे। दिघे साहब बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो। वो उनकी काबिलियत थी। रुपया पैसा सब कमाते हैं, नाम सब कमाते हैं, लेकिन दिघे साहब जैसा
नाम और शोहरत शायद ही किसी को नसीब हो। मुझे ये भी याद है अच्छी तरह से कि थाने शहर में, थाने ज़िले में कौन खासदार है, कौन आमदार है, उससे किसी से कोई लेन देन नहीं होता था, उसका कोई नाम भी जिक्र नहीं होता था। अगर किसी नेता का नाम हो, किसी भी क्षण में नाम अगर लिया जाए तो सिर्फ दीघे साहब का नाम। थाना में एक ही आदमी है जो है दीघे साहब, एक ही नेता है, वो दीघे साहब है। थाने शहर का उन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाता था। थाने जिले को प्रतिनिधि के रूप में दीघे साहब का ही नाम सबसे आगे आता था और लोग दीघे साहब को ही सिर्फ मानते थे। उनकी पहुंच हर पार्टियों से होती थी, उनका कोई दुश्मन नहीं होता था। हर पार्टी के लोग जो है दीघे साहब जब भी जरूरत पड़ती तब मुलाकात करते थे। और चाहे फेस्टिवल हो, चाहे चुनाव का माहौल हो, दीघे साहब सबसे आगे रहते थे। उनके बिना परामर्श का थाने में कोई अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता था। चाहे टिकट का बंटवारा ले लो, चाहे किसी को जिताना हो, हराना हो, सब दीघे साहब के हाथ में होता था। मैंने ये भी देखा था कि दीघे साहब एक आम आदमी को नेता बनाते थे। देखते थे वो कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन लोगों से ज़्यादा जुड़ रहा है। फिर वो देखते नहीं थे, चाहे रिक्शा वाला हो या कुमचे वाला हो या ठेले वाला हो, हर एक को जो है वो मजबूती देते थे और वो जो है नेता बन जाता था। आज बड़े बड़े नेता जो है उन्हीं की उपज है। उनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई कुछ है। कोई बड़े घर का नेता है, थाने में नहीं पैदा हुआ है। किसी का भी बैकग्राउंड आप निकाल के देख सकते हो। मुख्यमंत्री का तो आप जानते ही हैं, एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथ शिंदे जी जो है दीघे साहब के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे, माने जाते हैं। उनका बैकग्राउंड तो आप जानते हैं कि वो पहले रिक्शा चलाते थे, फिर वो आज कहाँ तक पहुँच गए देखिए, और कितनी कम समय में। ये थी दीघे साहब की जो है पहचानने की क्षमता कि कौन जो है आगे क्या कर सकता है, वो उनको अच्छी तरह मालूम होता था। चापलूसीगिरी करने वाले और जो नेतागिरी करने वालों को दीघे साहब खड़ा ही नहीं करते थे, ये भी मैं देखा हूं। बात आज के दिन की है, 22 साल पहले की। उनका दुर्घटना हुआ था, वो गणपति समय था। जब गणपति का जब माहौल होता था, गणपति फेस्टिवल आती थी, तो बिना बुलाए कार्यकर्ताओं के घर में जब गणपति होती तो वहाँ पहुँच जाते थे दीघे साहब। लोगों को कितनी उत्सुकता होती थी कि दीघे साहब आएंगे, बिना बुलाए आएंगे, अब आते भी थे। 10 दिन उनका 24 घंटा जो है बिजी शेड्यूल होता था। कभी ये मंडप, कभी वो मंडप, कभी वो घर, कभी वो घर, वो कार्यकर्ता। जो उनके कार्यकर्ता नहीं होते तो उनके घर भी पहुँचते थे वो। और उसी दौरान जो है गणपति फेस्टिवल के दौरान ही गणपति दर्शन से लौट रहे थे और थाने शहर के वंदना टाकीज इलाके में जो है ST बस डिपो है, वंदना थिएटर के सामने, वहीं से बस निकल रही थी ST, और इधर से दीघे साहब की गाड़ी जा रही थी 3 पेट्रोल पंप से आगे की तरफ। बस वाले ने जो है, दीघे साहब की अरमडा गाड़ी थी, उसमें एक्सीडेंट हो गई। उनके पैर में थोड़ा सा चोट लगा। आनन फानन में उन्हें नज़दीक के सिंघानिया अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर उनका सफल ऑपरेशन भी हुआ। मैं भी गया था वहाँ पर कवरेज के लिए। दीघे साहब को देखा ICU रूम में सोए हुए थे। मैंने अपने कैमरे से उनका वीडियो निकाला और देखा, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी, लोगों की प्रतिक्रिया भी ली। सभी ने यही कहा कि हमारे नेता दीघे साहब को थोड़ी सी जख्म हुई है, लेकिन वो अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे, और जब तक वो ठीक नहीं होंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये था लोगों का दर्द दीघे साहब के प्रति। और मैं कवरेज करके निकला और आप इस तक वीडियो पहुंचाया।
जब रिटर्निंग में घर पे आया तो रात के करीब 9 बजे मुझे खबर आई कि दिघे साहब नहीं रहे। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, कि मेरे ऑफिस से ही फ़ोन आया, चेक करो क्या बात है। मैं बोला मैं तो दोपहर को भी शूटिंग करके आया उनको अच्छे खासे थे, लोगों से बात भी कर रहे थे, हालांकि वो आईसीयू रूम में थे, डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए कोई ठीक से वहाँ जा नहीं पा रहा था। मीडिया को तो बिल्कुल अलाउड नहीं था, हालांकि उस समय मीडिया बहुत कम होती थी। और रही बात थाने ज़िले की, तो थाने ज़िले का कवरेज सेटेलाइट चैनल में ज़्यादा दिखता नहीं था। मैं हिंदुजा समूह से जुड़ा हुआ था, इन मुंबई केबल न्यूज़ था, इसके लिए मैं थाने का पूरा कवरेज बारीकी से करता था। इसी दौरान मैं दिघे साहब का भी कवरेज किया। उसके बाद मैंने कंफर्मेशन के लिए वरिष्ठ नेता गोपाल लांडगे जी को फ़ोन किया मैंने, सर ऐसा ऐसा हुआ है, क्या बात सही है? तो खाली उन्होंने इतना ही बोले सही है, और फ़ोन कट कर दिए। फिर हमने ऑफिस से टीम मंगाया और सिंघानिया हॉस्पिटल की तरफ रुख किया। तो उस समय मोबाइल में इनकमिंग आउटगोइंग में चार्ज होता था, इसके लिए मैंने फ़ोन नहीं रखा था, मेरे पास पेजर था। पेजर पर मैसेज आया कि बी केयरफुल, हॉस्पिटल में लफड़ा चालू है। तो हमने कई दंगों का कवरेज किया था, हमें अनुभव था, तो हिसाब से मैं तो डरा नहीं, मैं सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गया। तो हॉस्पिटल के 2 छोर थे। दक्षिण वाले छोर पे जो है मीडिया के साथ बदसलूकी, उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा था, उनके कैमरे छीनकर आग में डाला जा रहा था। और उत्तर छोर में जो है स्थिति एकदम सामान्य थी। तो मैं उत्तर छोर का जो गेट है उस तरफ से अंदर पहुंचा सिंघानिया अस्पताल में, देखा हॉस्पिटल पूरी तरह जल रही थी। वहाँ से कुछ पेशेंट जो है किसी तरह निकल भाग रहे थे। कुछ पेशेंट को मैंने अपने कैमरे के लाइट से उनको बचाया, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरी तरह से अंधेरा हो गई थी, लाइट बंद कर दी गई थी क्योंकि आग लग चुकी थी। और दिघे साहब को किसी तरह जो है वहाँ से निकाल कर कहीं और ले जा चुके थे लोग। और अस्पताल का बुरा हालत था एकदम। अस्पताल परिसर में जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो एकदम बुरी तरह से जल रही थी। और मैं दक्षिण छोर तरफ नहीं गया, अगर दक्षिण छोर तरफ जाता तो शायद मेरा भी कैमरा नहीं बचता और मुझे भी मार पड़ सकती थी, लेकिन मैं उस तरफ नहीं गया और मैंने पूरा वीडियो कवरेज करके मैंने रात को ही ऑफिस तक पहुंचाया। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग फिर मैं आनंद आश्रम पहुंचा, जहां पर दिघे साहब की बॉडी आ चुकी थी। लोग लंबी कतार फिर से लगा चुके थे दिघे साहब के अंतिम दर्शन के लिए। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई दाड़े मार रहा है, ऐसी स्थिति थी। पूरा ठाणे शहर बंद हो चुका था, एक भी दुकानें खुली नहीं थी, एक भी ऑटो रिक्शा चल नहीं रही थी, एक भी बसेस नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से सन्नाटा छा गया है, कर्फ्यू लग गया है। हर कोई यही जानना चाहता कि दिघे साहब के साथ में ऐसा क्या हुआ, क्यों अचानक दिघे साहब की इस तरह की खबर आई, क्या किसी ने उनकी हत्या की, क्या किसी अस्पताल में कोई लापरवाही हुई। हर कोई जानना चाहता था कि दिघे साहब के साथ में आखिर में हुआ क्या। लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें होती थी। कोई कहता था कि उनको इंजेक्शन देके मार दिया गया, कोई कहता था कि उनका बाला साहब से ठीक नहीं था, इसलिए वहाँ से कुछ संदेशा आया और उसकी वजह से उनको मौत हो गई। मतलब जितने लोग उतनी बातें, हर कोई सही जानकारी क्या है बता नहीं सकता था। आज भी स्थिति जो है असमंजस में बनी हुई है कि आखिर में दिघे साहब के साथ में ऐसा क्या हुआ कि वो 49 साल की उम्र में जो है चले गए। राजनीतिक मुद्दा भी बनता है उनका, उनके निधन की राजनीतिक मुद्दा बहुत बनती है। कभी एकनाथ शिंदे बोलना चाहते हैं कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, कभी राणे साहब बोलते हैं। इसके पहले जब होम मिनिस्टर आर पाटिल थे, उन्होंने भी कहा था कि दिघे साहब का कैसे मारा गया, क्या हुआ, अगर बता दूंगा तो। लेकिन कोई बता नहीं पाता और कोई सही रीज़न दे नहीं सकता। हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी ने कई बार बताने की कोशिश की। उन्होंने यही कहा कि दिघे साहब का एक्सीडेंट हुआ था, वो आईसीयू में थे, ऐसे समय में
उनके पास राज ठाकरे जी और रानी जी पहुँचे और उन्होंने बाला साहब का संदेश सुनाया कि अब तुम्ही आराम करा, तुम्ही शिवसेना सोडा, घरी बसा, आता तुम्हाला आरामाची गरज आहे। इतना सुन के जो है उनको अटैक आया और वहीं पर उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर अस्पताल में अटैक आता है, लोग घर में अटैक आता है तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते बच जाते हैं, उनको तो अस्पताल में अटैक आया तो क्यों नहीं बचाया गया? ऐसा क्या था कि राज साहब मिल के गए और उसके कुछ ही मिनट बाद उनकी निधन हो गई? सही क्या है वो तो दीघे साहब भी बता सकते हैं, जो अब नहीं है। लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा यही होता है कि आज अगर शिवसेना को जो स्थिति है, दीघे साहब होते तो क्या होता? क्योंकि शिंदे साहब दीघे साहब के एकदम कट्टर समर्थक हैं, वो दीघे साहब को ही मानते हैं और उनका कहना है कि आज जो भी मैं हूँ दीघे साहब की वजह से हूँ। उन्होंने फिल्म भी बनाई धर्मवीर बनाई, धर्मवीर 2 भी आने वाली है, सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो यही सवाल उठता है कि अगर आज दीघे साहब होते तो क्या होता? कोई बोलता है कि आज दीघे साहब होते तो बाला साहब की जगह लेते, कोई कहता है कि दीघे साहब होते तो शिवसेना में इस तरह की स्थिति नहीं होती। लेकिन जो भी था, दीघे साहब का जो स्टाइल था, जो उनका काम करने की पद्धति थी, वो हूबहू बाला साहब ठाकरे की जैसी थी। बाला साहब जैसे आदेश देते थे, शिवसैनिक उस पर अमल करते थे, उस पर टूट पड़ते थे। ठीक उसी तरह जो है दीघे साहब भी एक उनके आदेश का जो है खाली आदेश होना चाहिए, बस शिवसैनिक उनके उस तरफ टूट पड़ते थे। तो क्या आज शिवसेना में कोई बाला साहेब ठाकरे की भूमिका में है, कोई दीघे साहब की भूमिका में है? फिलहाल शिवसेना में थाने में शिवसेना के नाम पे उनके भतीजे जो केदार दीघे हैं उनको लाया गया है। उद्धव ठाकरे ने उनको यहाँ का थाने जिला का अध्यक्ष बनाया है, जो कभी दीघे साहब हुआ करते थे। उनके भतीजे हैं, उनके सरनेम का कहीं फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन केदार दीघे, जब दीघे साहब का निधन हुआ था तो बहुत छोटे से थे, उन्होंने आगरा की मुखाग्नि दी, लेकिन उनको कट टू साइड कर दिया गया। केदार दीघे आज भी कहते हैं कि मुझे पूरी तरह से कट टू साइड कर दिया गया। मुझे पूरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊँ, राजनीति में लोगों की सेवा करूँ, दीघे साहब का जो वारिस है मैं बनूँ, लेकिन उनको कट टू साइड किया गया। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे ने उनको मौका दिया है। जब शिवसेना की टूट हुई थाने में, एकनाथ शिंदे की तरफ सब चले गए, खाली राजन बेचारे बचे हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे में केदार दीघे को जो है थाने जिले का अध्यक्ष बनाया गया है और दिन रात वो मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। केदार दीघे भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके चाचा कभी किया करते थे, लेकिन दीघे साहब थे। आज भले ही केदार दीघे के साथ में दीघे नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन जो दीघे साहब थे, जो बाला साहब थे, आज भी शिवसैनिकों को कमी खलती ही है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मेरे विचार थे, जो उनके साथ मैंने देखा था। क्योंकि 1999 से पत्रकारिता में थाना में मैं जब पहुँचा तो दीघे साहब के साथ में मेरा 2 से 3 साल ही रहा समय, लेकिन 2 से 3 साल में काफ़ी कुछ देखा उनके साथ में, उनके काम करने की तरीका देखा, उनकी पद्धति देखी, शिवसैनिक का जोश देखा उस समय की उनका जो फेस्टिवल था, खासकर टेम्बी नाका में देवी दर्शन, दही हंडी जो उत्सव मनाया जाता है, आज भी वो परंपरा चल रही है। लेकिन दीघे साहब का जो समय का जो चीज़ था वो आज भी जो है कहीं ना कहीं मिस जरूर होती है। तो एक बार फिर उनको मैं नमन करते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।